धारा 21 सामान्य अपवाद जनरल एक्सेप्शंस अध्याय का एक हिस्सा है। यह धारा बच्चों द्वारा किए गए कुछ कार्यों को अपराध नहीं मानती, खासकर उनकी उम्र और समझ के आधार पर। धारा 21 अपरिपक्व समझ वाले 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे का कार्य। इसे सरल हिंदी में ऐसे समझें। कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो 7 साल से ज्यादा और 12 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे द्वारा किया गया हो जिसने उस समय अपने बर्ताव की प्रकृति क्या कर रहा है और उसके परिणामों क्या नतीजा होगा को समझने लायक पर्याप्त परिपक्वता मैच्योरिटी हासिल न की हो। इसका मतलब क्या है? यह धारा उन बच्चों को कानूनी सुरक्षा देती है जिनकी उम्र 7 साल से ज्यादा लेकिन 12 साल से कम है और जिन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया है जो आमतौर पर अपराध माना जाता है, लेकिन उस समय उन्हें अपने काम की गंभीरता या उसके नतीजों की पूरी समझ नहीं थी। उम्र की सीमा। यह नियम सिर्फ 7 साल से 12 साल के बीच के बच्चों पर लागू होता है। समझ की कमी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे ने जो काम किया उस समय उसे उस काम की प्रकृति और परिणामों की पर्याप्त समझ नहीं होनी चाहिए। यानी उसे यह नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है और उसके क्या बुरे नतीजे हो सकते हैं। अपरिपक्व समझ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। यह तय करना कि बच्चे में पर्याप्त समझ थी या नहीं हर मामले में अलग अलग हो सकता है। यह अदालत तय करेगी कि उस खास घटना के समय बच्चे की मानसिक परिपक्वता का स्तर क्या था। उदाहरण कल्पना कीजिए कि एक 9 साल का बच्चा किसी दुकान से बिना पैसे दिए कोई छोटी सी चीज उठा लेता है। अगर यह साबित होता है कि बच्चे को चोरी की गंभीरता या उसके कानूनी नतीजों की कोई खास समझ नहीं थी, तो धारा 21 के तहत उसके कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा। वहीं अगर उसी 9 साल के बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे को जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाई और यह साबित हो जाए कि उसे अपनी हरकत की प्रकृति और उसके भयानक परिणामों की पूरी समझ थी, तो हो सकता है कि उसे इस धारा का लाभ न मिले। संक्षेप में, यह धारा बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाती है, खासकर जब उनकी उम्र कम हो और उन्हें अपने कार्यों के सही मायने और नतीजों की पूरी समझ न हो। यह उन्हें आपराधिक दायित्व से बचाता है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 22, जो कि सामान्य अपवाद जनरल एक्सेप्शंस अध्याय में आती है, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य से संबंधित है। इसे आसान हिंदी में समझते हैं। कई धारा 22 विकृत चित्त वाले व्यक्ति का कार्य। कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उसे करते समय चित्त विकृति मानसिक बीमारी के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या कानून के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। साधारण शब्दों में इसका मतलब है, अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जो आमतौर पर अपराध माना जाता है, लेकिन अगर उस काम को करते समय वह व्यक्ति मानसिक रूप से इतना बीमार है कि वह ये समझ ही नहीं पा रहा कि एक वह क्या कर रहा है, कार्य की प्रकृति, जैसे उसे यह पता ही नहीं कि वह किसी को चोट पहुंचा रहा है या किसी की संपत्ति तोड़ रहा है। दो, उसका किया गया काम गलत है, उसे यह नहीं पता कि जो वह कर रहा है वह नैतिक रूप से गलत है। 3, उसका किया गया काम कानून के खिलाफ है, उसे यह समझ ही नहीं आ रहा कि वह कानून तोड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए, एक गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जिसे भ्रम हो रहा है, अगर वह किसी को मार देता है और उसे यह पता ही नहीं कि उसने क्या किया है या इसका क्या परिणाम होगा, तो उसे इस धारा के तहत अपराध से छूट मिल सकती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी मानसिक बीमारी के कारण यह नहीं समझ पाता कि वह किसी और के घर में घुस रहा है और चोरी कर रहा है, तो उसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। मुख्य बिंदु, यह धारा ऐसे व्यक्तियों को कानूनी दायित्व से बचाती है जो अपनी मानसिक स्थिति के कारण अपने कृत्यों के परिणाम को समझने में असमर्थ होते हैं। यह धारा कानूनी पागलपन लीगल इंसैनिटी से संबंधित है, न कि केवल चिकित्सकीय पागलपन मेडिकल इंसैनिटी से। यानी सिर्फ मानसिक बीमारी होना ही काफी नहीं है, बल्कि यह भी साबित करना होगा कि उस बीमारी के कारण व्यक्ति को अपने कार्य की प्रकृति या उसके गलत होने की जानकारी नहीं थी।
ऐसे मामलों में अपराधी को सजा देने के बजाय उसे अक्सर मानसिक स्वास्थ्य उपचार के लिए किसी संस्था में भेजा जा सकता है। संक्षेप में, भारतीय न्याय संहिता की धारा 22 उन मामलों से संबंधित है जहां किसी व्यक्ति ने अपराध तो किया है, लेकिन वह अपनी मानसिक स्थिति के कारण उस अपराध को करने के इरादे या समझ के साथ नहीं किया था। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 23 उन मामलों से संबंधित है जहां कोई व्यक्ति नशे की हालत में कोई कार्य करता है, लेकिन वह नशा उसकी मर्जी के खिलाफ या उसकी जानकारी के बिना हुआ हो। धारा 23 ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध हुए नशे के कारण निर्णय लेने में असमर्थ हो। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, कोई भी काम जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो जो उस समय इतना नशे में हो कि उसे यह पता न चल पा रहा हो कि वह क्या कर रहा है, या उसका कार्य गलत है या कानून के खिलाफ है, तो वह कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है, यह तभी लागू होगा जब उसे वह नशा उसकी जानकारी के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध पयन दिया गया हो। उदाहरण से समझते हैं। स्थिति एक, धारा 23 लागू। मान लीजिए किसी व्यक्ति काव को उसके दोस्त ने धोखे से उसके पीने में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर दे दिया। क्या को पता नहीं था कि उसे नशा दिया गया है। नशे की हालत में कार ने गलती से किसी का सामान तोड़ दिया। इस मामले में क्योंकि काक को नशा उसकी इच्छा के विरुद्ध दिया गया था और वह उस समय अपने कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ था, तो धारा 23 के तहत उसके कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा। स्थिति 2, धारा 23 लागू नहीं। अगर व्यक्ति ख अपनी मर्जी से शराब पीता है और नशे में धुत होकर किसी का नुकसान करता है, तो उस पर धारा 23 लागू नहीं होगी। उसने अपनी मर्जी से नशा किया था, इसलिए उसे अपने कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मुख्य बात यह है, धारा 23 सिर्फ तब बचाव देती है जब व्यक्ति का नशा अनिवार्यमन या गैर स्वैच्छिकमन हो, यानी उसे नशा उसकी जानकारी या सहमति के बिना दिया गया हो और उस नशे के कारण वह अपने कार्य के सही या गलत होने को समझने में असमर्थ हो गया हो। अगर नशा अपनी मर्जी से किया गया है, तो यह धारा लागू नहीं होगी। धारा 24 एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है जो नशे की हालत में किए गए अपराधों से संबंधित है। इसे सरल हिंदी में समझते हैं। धारा 24 किसी विशेष आशय या ज्ञान की आवश्यकता वाले अपराध जो नशे में किया गया हो, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। यह धारा बताती है कि अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में कोई ऐसा काम करता है जो तब तक अपराध नहीं माना जाता जब तक कि उसे करने के पीछे कोई खास इरादा, आशय या जानकारी ज्ञान न हो, तो उस व्यक्ति को कैसे माना जाएगा। सरल भाषा में इसका अर्थ, मान लीजिए कोई ऐसा अपराध है जिसके लिए यह साबित करना जरूरी है कि अपराधी ने वह काम किसी खास इरादे से या किसी खास बात की जानकारी होते हुए किया। अब अगर वही काम कोई व्यक्ति नशे में करता है, तो सवाल उठता है कि क्या उसे वही इरादा या जानकारी थी। धारा 24 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में कोई ऐसा कार्य करता है जिसके लिए किसी खास आशय, इरादे या ज्ञान, जानकारी की जरूरत होती है, तो यह माना जाएगा कि उसे वही ज्ञान या जानकारी थी जो उसे तब होती जब वह नशे में नहीं होता, बशर्ते कि उसे वह नशा उसकी जानकारी के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध न दिया गया हो। उदाहरण से समझें। परिस्थिति एक, व्यक्ति ने अपनी मर्जी से नशा किया। एक व्यक्ति ने जानबूझकर शराब पी और नशे में धुत होकर किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के अपराध के लिए अक्सर ये साबित करना होता है कि अपराधी ने जानबूझकर किसी खास आशय से नुकसान पहुंचाया। चूंकि उसने अपनी मर्जी से नशा किया था, इसलिए धारा 24 के तहत यह माना जाएगा कि उसे वही ज्ञान और इरादा था जो उसे होश में होने पर होता। उसे अपराध का दोषी माना जा सकता है। परिस्थिति दो, व्यक्ति को जबरदस्ती नशा कराया गया। एक व्यक्ति को किसी ने धोखे से या जबरदस्ती नशीला पदार्थ पिला दिया। नशे की हालत में उसे पता नहीं चला कि वह क्या कर रहा है और उसने गलती से किसी को चोट पहुंचा दी। इस मामले में
चूंकि उसे नशा उसकी जानकारी या इच्छा के विरुद्ध दिया गया था, इसलिए धारा 24 का लाभ उसे मिल सकता है और उसे अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके पास वह ज्ञान या आशय नहीं था। मुख्य बात यह है, यह धारा उन मामलों में लागू होती है जहां अपराधी ने अपनी मर्जी से नशा किया हो। अगर किसी को जबरदस्ती या उसकी बिना जानकारी के नशा कराया गया है और उसने उस हालत में कोई अपराध किया है, तो उसे इस धारा के तहत अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके पास अपराध करने का सही आशय या ज्ञान नहीं था। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर नशा करके अपराध से बचने की कोशिश न कर सके। धारा 25। यह धारा सामान्य अपवादों जनरल एक्सेप्शंस के अंतर्गत आती है, जिसका मतलब है कि कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिनमें कोई कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, भले ही उससे किसी को नुकसान हुआ हो। धारा 25 को सरल हिंदी में ऐसे समझा जा सकता है, सहमति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने का इरादा न हो और न ही ऐसा होने की संभावना पता हो, अपराध नहीं है। इसे और आसान भाषा में समझते हैं, कोई भी ऐसा काम, वन, जिसका मकसद मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाना न हो, डू, और जिसे करने वाले को फेंपता भी न हो या कि इससे मृत्यु या गंभीर चोट लगने की संभावना है। थ्री, अगर वह काम 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति की सहमति सा, चाहे मौखिक या लिखित से किया गया हो। 4, और उस काम के कारण उस व्यक्ति को कोई नुकसान हो जाता है तो ऐसा काम अपराध नहीं माना जाएगा। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए अ और ब दोनों दोस्त हैं और मनोरंजन के लिए एक दूसरे के साथ तलवारबाजी करने का फैसला करते हैं। उन्होंने यह तय किया है कि वे नियमों का पालन करेंगे और किसी को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाएंगे। इस खेल में दोनों ने एक दूसरे को होने वाले मामूली नुकसान को सहने की सहमति दी है। अगर खेल के दौरान गलती से अब को थोड़ी चोट पहुंचा देता है, जो जानलेवा या गंभीर नहीं है, और उसने कोई बेईमानी नहीं की थी, तो अ ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि उसका इरादा बी को मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाना नहीं था। उसे यह पता भी नहीं था कि इससे बी को मृत्यु या गंभीर चोट लग सकती है। बी, जो 18 वर्ष से अधिक का है, ने इस खेल में भाग लेने और इससे होने वाले मामूली नुकसान को सहने की सहमति दी थी। तो इस तरह के मामलों में भले ही किसी को नुकसान हुआ हो, लेकिन वह कार्य अपराध नहीं कहलाएगा, क्योंकि वह सहमति से और बिना किसी गलत इरादे के किया गया था। धारा 26, कार्य जिसका आशय मृत्यु कारित करना नहीं है, जो व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक सहमति से किया गया है। यह धारा उन स्थितियों के बारे में बात करती है जहां कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जिससे किसी को नुकसान हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति का इरादा, आशय किसी की जान लेने का नहीं होता। अगर यह काम किसी के भले के लिए, लाभ के लिए और उसकी सहमति से, चाहे सीधी या इशारों में, सद्भावपूर्वक, अच्छे इरादे से, बिना किसी बुरे विचार के किया जाता है, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा, भले ही उससे नुकसान हो जाए। इसे आसान भाषा में ऐसे समझें, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के लिए कोई ऐसा काम करता है जिससे उसे फायदा होने की उम्मीद है, लेकिन उस काम में थोड़ा जोखिम भी है और इससे नुकसान भी हो सकता है। अगर यह काम करते समय काम करने वाले का इरादा किसी की जान लेने का नहीं था और यह काम पूरी ईमानदारी और अच्छे इरादे से सद्भावपूर्वक किया गया था और जिस व्यक्ति के लिए यह काम किया गया उसने उस नुकसान या जोखिम को उठाने की सहमति हाँ दी थी, तो ऐसा काम करने पर अगर कोई नुकसान होता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। उदाहरण से समझें, कल्पना कीजिए एक सर्जन डॉक्टर है, उसके पास एक मरीज है जिसे एक गंभीर और दर्दनाक बीमारी है। डॉक्टर जानता है कि इसके इलाज के लिए एक ऑपरेशन करना जरूरी है और इस ऑपरेशन में थोड़ा खतरा है कि इसकी जान भी जा सकती है। लेकिन डॉक्टर का इरादा ज को मारना नहीं है, बल्कि वह ईमानदारी से और अच्छे इरादे से ज के भले के लिए, उसकी बीमारी ठीक करने के लिए यह ऑपरेशन करना चाहता है। ज भी इस ऑपरेशन के लिए अपनी सहमति दे देता है। अगर डॉक्टर यह ऑपरेशन करता है और दुर्भाग्यवश ऑपरेशन के दौरान औज को कोई नुकसान हो जाता है, तो डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि वांग उसका इरादा
जार की जान लेने का नहीं था। 2. उसने यह काम जार के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक, ईमानदारी और अच्छे इरादे से किया था। 3. जार ने इस ऑपरेशन और उससे होने वाले जोखिम के लिए सहमति दी थी। तो संक्षेप में यह धारा उन मामलों में बचाव प्रदान करती है जहां अच्छे इरादे से और सहमति के साथ किया गया कोई कार्य, जिसका उद्देश्य मृत्यु नहीं था, लेकिन जिससे अनजाने में नुकसान हो जाता है, उसे अपराध नहीं माना जाता। यह अक्सर मेडिकल या आपातकालीन स्थितियों में लागू होती है जहां डॉक्टर या बचावकर्मी जान बचाने के लिए जोखिम भरे कदम उठाते हैं। धारा 27 बच्चे या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के लाभ के लिए अभिभावक की सहमति से या उसके द्वारा सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। यह धारा उन स्थितियों से संबंधित है जब कोई व्यक्ति किसी छोटे बच्चे जो 12 साल से कम उम्र का हो या किसी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के भले के लिए कोई काम करता है। इसका मूल मतलब यह है, अगर कोई व्यक्ति किसी 12 साल से कम उम्र के बच्चे या किसी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के भले के लिए और सद्भावपूर्वक यानी अच्छे इरादे से कोई काम करता है और यह काम उस बच्चे या व्यक्ति के अभिभावक या कानूनी रूप से उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति की सहमति से, चाहे वह सहमति खुलकर दी गई हो या इशारों में किया गया हो, तो उस काम से अगर कोई जान नुकसान जान हो जाता है या नुकसान होने की संभावना भी होती है, तो भी उसे पंज अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद एक्सेप्शंस भी हैं, यानी कुछ ऐसी स्थितियां जब यह छूट नहीं मिलेगी। जानबूझकर मौत पैदा करना या कोशिश करना। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर बच्चे या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की मौत का कारण बनता है या उसकी कोशिश करता है, तो यह धारा लागू नहीं होगी। जानलेवा या गंभीर चोट पहुंचाने की संभावना वाले काम। अगर कोई ऐसा काम किया जाता है जिसके बारे में काम करने वाला जानता है कि उससे मौत होने की संभावना है या गंभीर चोट लग सकती है, सिर्फ मौत या गंभीर चोट को रोकने या किसी गंभीर बीमारी को ठीक करने के उद्देश्य को छोड़कर, तो यह अपराध माना जाएगा। उदाहरण: किसी को सिर्फ परेशान करने के लिए ऐसा काम करना जिससे उसे गंभीर चोट लगे, यह इस धारा के तहत सुरक्षित नहीं होगा। स्वैच्छिक रूप से गंभीर चोट पहुंचाना या कोशिश करना। अगर कोई जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाता है या उसकी कोशिश करता है, सिर्फ मौत या गंभीर चोट को रोकने या किसी गंभीर बीमारी को ठीक करने के उद्देश्य को छोड़कर, तो यह भी अपराध होगा। किसी अपराध का दुष्प्रेरण अबेटमेंट। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध को करने में मदद करता है जिसके लिए यह धारा बचाव प्रदान नहीं करती, तो उस पर अपराध का दुष्प्रेरण, उकसाना या सहायता करना लागू होगा। उदाहरण से समझें। मान लीजिए एक बच्चे को एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज ऑपरेशन से ही संभव है। डॉक्टर और बच्चे के माता-पिता, जो अभिभावक हैं, सद्भावपूर्वक, अच्छे इरादे से, यह जानते हुए भी ऑपरेशन कराने की सहमति देते हैं कि ऑपरेशन में जोखिम है और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। अगर ऑपरेशन के दौरान बच्चे को कोई नुकसान हो जाता है या दुर्भाग्यवश उसकी मौत हो जाती है, तो डॉक्टर या माता-पिता पर कोई अपराध का आरोप नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने बच्चे के भले के लिए सद्भावपूर्वक और सहमति से काम किया था। संक्षेप में, धारा 27 बच्चों और मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए है। यह उन लोगों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है जो इन कमजोर व्यक्तियों के भले के लिए उनके अभिभावक की सहमति से अच्छे इरादे से कोई काम करते हैं, भले ही उस काम से अनजाने में कोई नुकसान हो जाए। लेकिन अगर इरादा ही नुकसान पहुंचाने का हो या जानबूझकर जानलेवा या गंभीर चोट पहुंचाने वाला काम किया जाए, तो यह सुरक्षा नहीं मिलेगी। धारा 28 भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 28 द भारतीय न्याय संहिता 2023। यह धारा सजा के निर्धारण सेंटेंसिंग से संबंधित है, यानी किसी व्यक्ति को अपराध के लिए कितनी और कैसी सजा दी जाएगी, इस बारे में है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझें: जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है जिसकी सजा भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में मौत की सजा या आजीवन कारावास उम्र कैद हो सकती है,
तो अदालत को यह तय करना होता है कि उसे क्या सजा दी जाए। यह धारा कहती है, अगर कोई अपराधी ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है जिसकी सजा के तौर पर मृत्युदंड, मौत की सजा या आजीवन कारावास, उम्र कैद का विकल्प उपलब्ध है, तो अदालत को अपने फैसले में डायरेक्ट इसके कारण बताने होंगे कि उसने मृत्युदंड क्यों दिया या रिटेलिएट मृत्युदंड क्यों नहीं दिया। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर हत्या का आरोप है। भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या के लिए मौत की सजा या आजीवन कारावास दोनों का प्रावधान है। अगर जज उस व्यक्ति को एंडेड मौत की सजा सुनाते हैं तो उन्हें अपने फैसले में साफ साफ लिखना होगा कि उन्होंने मौत की सजा क्यों दी, ऐसे कौन से गंभीर कारण थे जिनके कारण यह सजा देना जरूरी था। अगर जज उस व्यक्ति को जने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं तो उन्हें यह भी बताना होगा कि उन्होंने मौत की सजा क्यों नहीं दी, ऐसे कौन से कारण थे जिनके कारण आजीवन कारावास की सजा पर्याप्त मानी गई। संक्षेप में धारा 28 का मुख्य उद्देश्य यह है, यह सुनिश्चित करना कि मौत की सजा या आजीवन कारावास जैसे गंभीर फैसलों में अदालतें मनमाने ढंग से काम न करें। उन्हें अपने निर्णय के पीछे के ठोस और तर्कसंगत कारण बताने होंगे ताकि फैसले में पारदर्शिता और न्याय संगतता बनी रहे। यह न्यायिक प्रक्रिया में जवाबदेही लाता है। धारा 29 भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 29 द भारतीय न्याय संहिता 2023। यह धारा इस बारे में है कि सहमति कंसेंट कुछ खास मामलों में अपराधी को बचाव नहीं दे सकती। इसे आसान भाषा में ऐसे समझते हैं, भारतीय न्याय संहिता में कुछ धाराएं जैसे धारा 21, 22 और 23 ऐसी हैं जो कुछ शर्तों के तहत अगर कोई काम किसी की सहमति से किया जाता है तो उसे अपराध नहीं मानती या उसमें डील देती हैं। लेकिन धारा 29 यह कहती है कि ये अपवाद एक्सेप्शंस उन कामों पर लागू नहीं अदर होंगे जो अपने आप में ही अपराध हैं, भले ही उनसे किसी को कोई नुकसान हो या ना हो, या नुकसान पहुंचाने का इरादा हो या ना हो, या नुकसान होने की संभावना पता हो या ना हो, और भले ही उस काम के लिए सहमति दी गई हो। इसे एक उदाहरण से समझिए। गर्भपात का मामला, अबॉर्शन केस। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी महिला का गर्भपात करता है। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार गर्भपात करना जब तक कि महिला के जीवन को बचाने के नेक इरादे से सद्भाव में न किया गया हो, अपने आप में एक अपराध है। इस धारा के अनुसार भले ही गर्भपात करने से महिला को कोई नुकसान न हो या गर्भपात करने वाले का इरादा नुकसान पहुंचाने का न हो या उसे पता हो कि नुकसान नहीं होगा, और भले ही महिला या उसके अभिभावक ने गर्भपात के लिए सहमति दी हो, फिर भी यह कृत्य अपराध ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि गर्भपात करना कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर कानून में स्वतंत्र रूप से एक अपराध है, न कि केवल इसलिए कि इससे कोई नुकसान हुआ है। इसलिए ऐसी स्थिति में महिला की सहमति भी अपराधी को बचाव नहीं दे पाएगी। संक्षेप में कहें तो धारा 29 यह स्पष्ट करती है कि कुछ ऐसे कृत्य होते हैं जो कानून की नज़र में अपने आप में ही अपराध हैं। ऐसे अपराधों के मामलों में भले ही जिसके साथ वह कृत्य किया गया हो उसने उसके लिए सहमति दी हो या उस कृत्य से कोई खास नुकसान न हुआ हो, फिर भी वह अपराध ही रहेगा और अपराधी को सहमति का बहाना बनाकर कोई बचाव नहीं मिलेगा। ये धारा उन गंभीर अपराधों पर लागू होती है जो अपनी प्रकृति से ही गलत हैं, न कि केवल उनके हानिकारक परिणामों के कारण। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 30 को सरल हिंदी में समझते हैं। धारा 30 सहमति के बिना किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। यह धारा बताती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के फायदे के लिए कोई काम नेक इरादे गुड फेथ से करता है, भले ही उस दूसरे व्यक्ति की सहमति न हो, तो वह काम अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ खास शर्तें हैं। 1. सहमति लेना असंभव हो। परिस्थितियां ऐसी हों कि उस व्यक्ति से सहमति लेना मुमकिन न हो। 2. व्यक्ति सहमति देने में असमर्थ हो। वह व्यक्ति खुद सहमति देने की हालत में न हो, जैसे बेहोश हो, बहुत छोटा बच्चा हो या मानसिक रूप से बीमार हो। 3. कोई अभिभावक या प्रभारी व्यक्ति न हो।
उस व्यक्ति का कोई कानूनी अभिभावक या कोई और जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद न हो जिससे समय पर सहमति ली जा सके और तुरंत कार्यवाही करना जरूरी हो। लेकिन इस अपवाद की कुछ सीमाएं भी हैं। यह धारा इन परिस्थितियों में लागू नहीं होगी, यानी ये काम हमेशा अपराध ही माने जाएंगे। जानबूझकर मौत करना या मौत की कोशिश करना। अगर आपका इरादा जानबूझकर किसी की जान लेने का हो या जान लेने की कोशिश का हो। मृत्यु या गंभीर चोट की संभावना वाला कार्य विशेष उद्देश्य के बिना। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसके बारे में आपको पता है कि इससे किसी की मौत हो सकती है या गंभीर चोट लग सकती है, और यह काम मृत्यु या गंभीर चोट को रोकने के लिए या किसी गंभीर बीमारी या कमजोरी का इलाज करने के अलावा किसी और मकसद से किया गया हो। जानबूझकर चोट पहुंचाना विशेष उद्देश्य के बिना। अगर आप जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाते हैं या चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं और यह मृत्यु या चोट को रोकने के अलावा किसी और मकसद से किया गया हो। अपराध के लिए उकसाना। यह धारा किसी अपराध को उकसाने पर लागू नहीं होती। कुछ उदाहरणों से समझें। उदाहरण एक, सर्जरी। मान लीजिए एक व्यक्ति घोड़े से गिरकर बेहोश हो जाता है। एक सर्जन, डॉक्टर, देखता है कि उसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है, नहीं तो उसकी जान जा सकती है। सर्जन उस व्यक्ति की सहमति लिए बिना और उसकी मौत का इरादा न रखते हुए ईमानदारी से सद्भावपूर्वक उसकी जान बचाने के लिए ऑपरेशन कर देता है। भले ही उसने सहमति नहीं ली, यह अपराध नहीं है। उदाहरण, बाघ से बचाना। एक व्यक्ति को बाघ उठा ले जाता है। दूसरा व्यक्ति बाघ पर गोली चलाता है, ये जानते हुए कि गोली उस व्यक्ति को भी लग सकती है, लेकिन उसका इरादा बाघ से उस व्यक्ति को बचाने का है, जान लेने का नहीं। अगर गोली से उस व्यक्ति को चोट भी लग जाती है तो यह अपराध नहीं है, क्योंकि इरादा नेक था। उदाहरण तीन, जलते घर से बच्चे को गिराना। एक बच्चा जलते हुए घर में फंसा है। नीचे लोग कंबल फैलाए खड़े हैं। एक व्यक्ति बच्चे को ऊपर से गिरा देता है, यह जानते हुए कि गिरने से बच्चे को चोट लग सकती है या उसकी मौत भी हो सकती है, लेकिन उसका इरादा बच्चे की जान बचाने का है। अगर बच्चा गिरते हुए मर भी जाए तो यह अपराध नहीं है। संक्षेप में, धारा 30 उन आपातकालीन स्थितियों में किए गए कार्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखती है जहां किसी व्यक्ति के भले के लिए तुरंत कदम उठाना जरूरी हो और उसकी सहमति लेना या उसके कानूनी अभिभावक की सहमति लेना संभव न हो। हालांकि इसका उपयोग जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाने या किसी अपराध को अंजाम देने के लिए नहीं किया जा सकता।